बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 है एवेपोरेशन। जब लिक्विड को हम गर्म करें या उसको कोई हीट किसी प्रोसेस से मिलती है तो लिक्विड वेपोराइज हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश होती है तो बारिश का पानी 1-2 दिन तक नज़र नहीं आता सड़कों पे, कहाँ चला जाता है? ठीक है, कुछ उस वाटर का कुछ हिस्सा ज़मीन जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह हम कपड़े धोते हैं, उनको सुखाने के लिए किसी तार वगैरह पे लटका देते हैं तो कपड़े जो सूख जाते हैं, वो जो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? एक्चुअली वो वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है। सिमिलरली घरों में फ़र्श को धोते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है फ़र्श ड्राई हो जाता है तो वो पानी कहाँ चला जाता है? एक्चुअली वो एवेपोरेट हो जाता है। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। एवेपोरेशन डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है क्या जी? लिक्विड स्टेट किसी चीज़ की इनटू गैस फेज। जो लिक्विड स्टेट है, जैसे हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस फेज में। इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है जी कि जी चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस फेज, किसी लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, एवेपोरेशन कहलाता है। मॉलिक्यूल्स, ऐसा क्यों होता है? वो एवेपोरेशन क्यों होती है? द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। के ई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ की मूवमेंट की वजह से हो। काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट, हरकत। किसी की हरकत की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर डेवलप होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चूँकि लिक्विड के अंदर, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, उनकी एक ख़ास एनर्जी होती है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी उस एवरेज, यानी जो तमाम एटम्स की या तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो उसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एवरेज से कुछ ज़्यादा एनर्जी अटेन कर लेते हैं। सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ओवरकम, फिर क्या होता है जी? ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जिसकी वजह से, सपोज़ हमारे पास ये एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है मुख्तलिफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। अब इन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर एक जैसी है तो ये उसी के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर किसी कुछ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो अपना ये वाला जो इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इस अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं। मतलब वो मॉलिक्यूल उस अट्रैक्टिव फोर्सेस से अपने आप को निकाल कर फ़िज़ा में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होता है जी? अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स, यानी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनसे वो ताकतवर हो जाते हैं, लिहाजा वो अपनी एंड एस्केप छोड़ देते हैं फ्राम द सरफेस, उस सरफेस को, और ये प्रोसेस है एवेपोरेशन का। यानी जो वेपोराइज होते हैं, जो मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाते हैं, असल में उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बाकी मॉलिक्यूल से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो हाई स्टेट में चला जाता है, यानी वेपोराइज हो जाता है। अब इसके बारे में बताता है कि जब वेपोरेशन जो प्रोसेस है इसका जो उलट है वो कंडेंसेशन है। इट इज़ अ रिवर्स टू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? इसका उलट। इसमें क्या है जी? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज। कंडेंसेशन क्या होती है? गैस फेज को चेंज कर दी जाए किसमें? लिक्विड में। यानी वेपर्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाए? लिक्विड। इसकी मिसाल आप गर्मियों में ठंडे पानी की हम एक बॉटल निकाल के अगर टेबल पे रखें तो स्पेशली अगस्त के महीने में, जो बरसात का महीना होता है, उसके गिर्द जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या वो मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बोतल के अंदर से निकल रहे होते हैं? नहीं। क्या कोई ऊपर आके फेंकता है? नहीं। बल्कि समटाइम इवन इतने ज़्यादा हो जाता है, अगर टेबल पे पड़ी तो टेबल तक पानी जो है ना बहना शुरू हो जाता है नीचे। तो वो एक्चुअली क्या होता है? हमारी फ़िज़ा के अंदर वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं। स्पेशली अगस्त के महीने में बारिशें ज़्यादा होती हैं, उन दिनों में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स हवा में ज़्यादा होते हैं।
उनको जहाँ भी कोई ठंडी जगह मिलती है वहाँ वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना क्लस्टर शेप में, तो वो इकट्ठे होते हैं तो सारे वाटर मॉलिक्यूल तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। इट इज़ रिवर्स कंडेंसेशन, इन विच कंडेंसेशन में क्या होता है जी, गैस जो है वो चेंज हो जाती है किस में, लिक्विड में। तो इससे पता चला एवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, there are two types of process, one is the exothermic, other is the endo. Endo mean enter या inside, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी इस सिस्टम में हीट एंटर होती है। लिक्विड को जब भी हीट मिलेगी वो हीट लेगा तो वेपोराइज होगा, अदरवाइज नहीं। इसके उलट एक प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना, इवॉल्व होना, रिलीज होना, उसमें थर्मिक जो है यानी हीट जो है रिलीज होती है। तो अवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है जी, एंडोथर्मिक। ये एक एमसीक्यूज यहाँ से बनाया जा सकता है कि अवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, नन या ए एंड बी, तो कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो एंडोथर्मिक यानी अवेपोरेशन हीट के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक उसको हीट नहीं मिलती, वो जो मॉलिक्यूल जो हैं उसकी सरफेस छोड़ के जाते हैं, एक्चुअली वो हीट पहले लेते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस के जरिए हीट एंटर होती है, जिनकी जब हीट ही असल में एनर्जी की फॉर्म बनती है, एनर्जी मिलती है तो वो सरफेस को एस्केप कर जाते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म इट रिक्वायर्ड 40.70 किलो जूल ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाटर है, ये किस फॉर्म में है जी, लिक्विड स्टेट में। अगर हम इसको वेपोराइज करें, यानी यही वाटर जो है गैसियस फॉर्म में चेंज हो, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज हो, तो इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक मोल को, वो 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए एक वाटर के मॉलिक्यूल को लिक्विड हालत से गैस हालत में चेंज करने के लिए, उसके वेपर बनाने के लिए। तो ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि हाउ मैनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज आ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। नीचे ऑप्शन में दे सकता है ए 40.7, बी सी डी कोई और दे सकता है। तो इस तरह यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है। नेक्स्ट आएगा हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एवेपोरेशन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये एवेपोरेशन जो है वो पॉसिबल होती है। कहता है इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के या कुछ उस लिक्विड के, वो कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, यूं जिग जैग हर तरफ वो मूव कर रहे होते हैं। दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं, हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादातर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एंड अ फ्यू ऑफ देम हैव मोर देन एवरेज। कुछ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कुछ ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है, सबकी एक खास काइनेटिक एनर्जी सबकी है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर मूव कर रहे हैं जिगजैग। लेकिन इस दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं उस लिक्विड के अंदर जिनकी काइनेटिक एनर्जी उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा होती है द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो उन अट्रैक्टिव फोर्सेज के ऊपर ओवरकम कर जाते हैं, यानी गालिब आ जाते हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप, और वो छोड़ जाते हैं फ्रॉम द सरफेस, सरफेस को ही छोड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल दिया करता हूँ, जैसे हम लोग देहात में रहते हैं, वहाँ देहात में अल्लाह ताला जिस बंदे को ज़्यादा उसके ऊपर रहमत करते हैं, उसके पास कुछ पैसे ज़्यादा आ जाते हैं उसके कारोबार या बिज़नेस से, तो वो कहते हैं हम शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों जी हमारे पास यहाँ सहूलियात कम है, तो वो लोग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी जिन उनके पास आम लोगों से कुछ ज़्यादा आसानी आ गई, ज़्यादा पैसे आ गए। किसी के पास पहले साइकिल होता है, अल्लाह ताला उसको आसानी देते हैं तो वो कार ले लेता है, कार वाला उससे बड़ी गाड़ी ले लेता है। जैसे जैसे उसका एनर्जी, पैसों के लिहाज से एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे होता है, आम लोगों की तरह आम जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो अपने उसी कंटेनर के अंदर रहते हैं, जिनकी उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कुछ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो सरफेस को लीव कर जाते हैं। एवेपोरेशन और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे कहते हैं ना चोली दामन का साथ है। एवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन हो रही होती है, चाहे जितना भी कम हो। सर्दियों में भी एवेपोरेशन होती है, गर्मियों में भी होती है।
गर्मियों में चूँकि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जनरली एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल हम सर्दियों में कपड़े सुखा के तार पे लगाते हैं सुखाने के लिए धूप में, तो वो सपोज़ एक सूट जो है हमारा 1 घंटे के अंदर वो ड्राई होता है। लेकिन गर्मियों में अगर वही सूट धो के हम उस तार के ऊपर लटकाएं तो पता चलता है कि जी 20 या आधे घंटे के अंदर अंदर वो ड्राई हो जाता है। रीज़न क्या है? सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, सपोज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और गर्मियों में स्पेशली जैसे बहावलपुर का इलाका है वहाँ तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। तो वहाँ तो वो जो 1 घंटे में सर्दियों में सूखता था वो गर्मियों में 20 मिनट के अंदर वो ड्राई हो जाता है। रीज़न टेम्परेचर बढ़ गया। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस है। एवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। क्यों होता है, क्या वजह है? हम देखते हैं कहते हैं वन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है जब वो वेपोराइज हो जाते हैं, जब वो अपनी सरफेस को लीव कर जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। जो बाकी रह जाते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? वो एनर्जी लेके वो तो चले गए। टू कंपनसेट दिस, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए, दिस डेफिशिएंसी, इस कमी को पूरा करने के लिए किसकी? ऑफ एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी। जो रह जाते हैं ना मॉलिक्यूल, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज। वो दाएं बाएं यानी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। ज़ाहिर है वहाँ से एनर्जी जो ले ली। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 100 रुपये हैं, मेरे पास पैसों की कमी है, मैं कहता हूँ जी मुझे 50 रुपये आप दे दें, मैं आपको दे देता हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तो कमी होगी ना पैसों की, जो 100 था वो 50 पे में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह कहता है एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज एंड वी फील कूलिंग, और हमें कूलिंग फील होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी? व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम। ये हमारे हाथ की जो हथेली है इसको हम पाम बोलते हैं। पाम के ऊपर अगर हम कोई अल्कोहल का कोई ड्रॉप गिराएं, या पेट्रोल का कोई ड्रॉप गिराएं, या सिपरेट का कोई ड्रॉप गिराएं, आपको हाथ पर कूलिंग फील होती है। रीज़न क्या है? होता ये है, लिक्विड जो हम जिसके हमने एग्जांपल दी, अल्कोहल, सिपरेट या पेट्रोल, जब हम अपने हाथ पे रखते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती हैं। वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे हाथ की हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्योंकि हमारी बॉडी का भी तो एक टेम्परेचर है ना, एब्जॉर्ब करके उसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाते हैं, वेपोराइज होकर हवा में चले जाते हैं। अब इस जगह इतनी जगह का जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा बाकी साइडों पे जो है इधर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, तो यहाँ से वो उसने एनर्जी ली, वो वेपोराइज हो गए। अब यहाँ एनर्जी कितनी होगी? जो टेम्परेचर 15 हो गया सपोज, तो 15 वाला हिस्सा कूलिंग फील करेगा। इसकी और एग्जांपल, कभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाने के लिए जाएं तो जो हमारे नर्स या डॉक्टर जो हमारे यहाँ एक सिपरेट स्वैब लगाते हैं, रुई ना, तो वो बड़ी कूलिंग फील होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठंडा उसमें या बर्फ़ में कोई रखा होता है, वो सिपरेट होता है। जो ही हमारे यहाँ स्किन पे लगाते हैं वो एवेपोरेट हो जाता है फ़ौरन। एवेपोरेट होने से क्या होता है? उस एरिए की जो है एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो हमें उतना हिस्सा कूल फील होता है। ये वही है, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम द अल्कोहल एवेपोरेट एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट, हमें कूलिंग महसूस होती है। अब जी नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। वो कौन से फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स का मतलब ये होता है जिनके बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ती हो या घटाने से घटती हो या उस पर असरअंदाज होती हो, उसको हम फैक्टर कहते हैं। वो 3 मेन फैक्टर हैं। नंबर 1 है जी सरफेस एरिया, नंबर 2 जो है टेम्परेचर, नंबर 3 जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बोर्ड में तो इसमें फैक्टर लाजमी लिखने होते हैं। पहले डिफाइन करना होता है, फिर उसका मैकेनिज्म बताना होता है, एग्जांपल देनी होती है, और फैक्टर आर द मस्ट। समटाइम एग्जामिनर साथ कहता है कि डिफाइन एवेपोरेशन, राइट इट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द एवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? किसी चीज़ का ऊपर वाला जो सरफेस है उसका एरिया कितना ज़्यादा है। जितना किसी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आप एक कपड़े को सुखाना चाहते हैं, उसको ड्राई करना चाहते हैं, अगर आप उसको फैला दें वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। अगर आप उसको इकट्ठा करके यूँ रोल बना के रख दें तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, यानी एवेपोरेशन नहीं होगी। इसी तरह कहता है एवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये है ही सरफेस फिनोमेना। ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा
ग्रेटर इज द एवेपोरेशन, उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट। यही वजह है कि कपड़ों को हम पूरा फैलाकर जो है ना तार के ऊपर लटकाया जाता है, ये नहीं कि वो सारे इकट्ठे करके एक जगह रख दिए जाए। एग्जाम्पल, सासर इज यूज्ड इफ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। चाय की पिर्च होती है, चाय का वाला कप जो है ना उसके साथ एक पिर्च प्रोवाइड की जाती है। सम टाइम आप देखें कप का जो है सरफेस एरिया इतना सा है, सपोज ये हमारे पास कप है जी, लिए कप है जी, इसके मुकाबले में पिर्च जो है उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है। अब कप का सरफेस एरिया कम होता है, उसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। बाज़ का चाय ठंडी करने के लिए हम उसको उसके पिर्च के अंदर, सासर के अंदर डाल के पीते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरह समटाइम आपने देखा होगा बच्चों को चाय देने के लिए बड़े बर्तन में डाल के ना उसको ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, एक्चुअली उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है, एवेपोरेशन बढ़ती है, एवेपोरेशन होती है तो कूलिंग प्रोसेस होता है, वो चाय ठंडी हो जाती है। तो कहता है अगर चाय को जल्दी ठंडे करना हो तो हम सासर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जी टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो इसका साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। कहता है एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई, जितना हाई टेम्परेचर उतनी एवेपोरेशन हाई, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, इंक्रीजेज सो हाई, इतनी हाई हो जाती है दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो उस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके ऊपर ओवरकम कर जाती है, एंड एवेपोरेट रैपिडली, और वो लिक्विड जो है वो जल्दी से एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल जी, हॉट वाटर विल एवेपोरेट फास्टर दैन कोल्ड वाटर। हमारे पास एक जैसे दो कंटेनर ले लें, हम कोई दो बर्तन ले लें, एक सपोज कटोरे ले लें, एक के अंदर गर्म पानी भर के रख लें, सेम कैपेसिटी का हो, एक के अंदर कोल्ड वाटर। जो हॉट वाटर है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, क्यों, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर है तो उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल जल्दी लीव कर जाएंगे। और जो ठंडा वाले पानी वाला है उसको तो एनर्जी नहीं मिल रही, उसके मॉलिक्यूल लीव नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं जी हॉट वाटर विल एवेपोरेट फास्टर दैन द कोल्ड वाटर। इसके अलावा जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांगर होंगी उतना ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कम होगी उतनी, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांगर उतनी एवेपोरेशन कम होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहता था स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी लोअर इज द एवेपोरेशन, उतनी एवेपोरेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। अगर हम एक कंटेनर के अंदर वाटर रख दें, एक कंटेनर के अंदर अल्कोहल रख दें, तो अल्कोहल जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। रीज़न, अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं, जबकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं और आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी एक और एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल, आप एक प्लेट के अंदर पानी भरें और एक के अंदर पेट्रोल, बाइक के अंदर जो हम डाल दें, वो डाल के आप धूप में रखें, थोड़ी देर बाद पता चलता है पेट्रोल, कहते हैं पेट्रोल उड़ गया है। भाई कहाँ उड़ गया, उड़ा नहीं है, एक्चुअली वो एवेपोरेट हो जाता है। क्यों, पेट्रोल के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं, वीक होने की वजह से वहाँ से मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने में बड़ी आसानी हो जाती है। वो थोड़ी सी सराउंडिंग से एनर्जी ली और वो एवेपोरेट हो गए। वो हमने जो शुरू में एग्जांपल दी थी, वो हमारी हथेली पे भी अगर हम पेट्रोल का कतरा गिराएं तो हमें ठंडक फील होती है, उसकी रीज़न यही है, जबकि वाटर से ऐसा नहीं होता। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी जिस भी लिक्विड में, उसकी एवेपोरेशन बड़ी फास्ट होगी, और जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी उसकी जो एवेपोरेशन स्लो होगी या ना होने के बराबर होगी।